नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, यूक्रेन ने रूस पर ज़बरदस्त ड्रोन हमला करके न केवल रूस को हिला दिया है बल्कि दुनिया भर में एक अचरज पैदा किया है और ये भी बता दिया है कि अब जो वारफेयर है, जो युद्ध की नीति है, रणनीति है, वो किस तरह से एक नई दिशा में चल पड़ी है। इसका एक नया आयाम हमारे सामने आ रहा है जिसमें ड्रोन आज की युद्धों में सबसे बड़ा हथियार साबित हो रहा है, सबसे सस्ता और सबसे इफ़ेक्टिव। अब देखिए कि यूक्रेन ने जो रूस पर हमला किया है, जिन ड्रोन के सहारे, वो ड्रोन मामूली कीमत के हैं, 42 से 50 हज़ार की कीमत में आते हैं, उनकी कास्ट पड़ती है। लेकिन उसने रूस के जो तकरीबन 40-41 युद्धक विमान गिराए हैं, उनकी कीमत बताई जा रही है 2 से लेकर 7 बिलियन डॉलर की। यानी आपने 150 ड्रोन छोड़े थे, उनकी कीमत क्या होगी? लगभग 50 लाख के आसपास। लेकिन नुकसान कितना किया उसने रूस का, ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है। हालांकि इस हमले के लिए जो ऑपरेशन स्पाइडर वेब के नाम से, आप इसको हिंदी में अगर ट्रांसलेट करें तो ऑपरेशन मकड़ जाल के नाम से जो ऑपरेशन किया उन्होंने, तो उसका वो तकरीबन 18 महीने से उसकी तैयारियां चल रही थी। लेकिन इस पूरे तैयारियों के जो नतीजे आए हैं, उसने निश्चित रूप से यूक्रेन का और यूक्रेन का साथ दे रही शक्तियों का मनोबल बढ़ाया होगा, क्योंकि लगातार पिछले 3-4 साल से यूक्रेन को रूस के सामने मात खानी पड़ रही थी। आप जानते हैं कि रूस ने यूक्रेन के लगभग 1/3 हिस्से पर पहले ही कब्जा कर लिया है और लगातार ज़्यादा से ज़्यादा उसके भूभाग पर कब्जा करता जा रहा है। और शायद इसीलिए ट्रंप के तमाम दबावों के बावजूद पुतिन युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। अब ये जो हमला हुआ है, ठीक उसी दिन हुआ है जब इस्तांबुल में दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम पर बातचीत हो रही थी और रूस ने पहली बार अपना प्रपोजल लिखित रूप से दिया था। उस पर कुछ शर्तों का उल्लेख किया था, उस पर हम बाद में आ जाएंगे। लेकिन आज जो मेरा विषय है, वो विषय ये है कि ये जो नया वारफेयर है, ये हिंदुस्तान के लिए क्या मायने रखता है। आपने अभी भारत और पाकिस्तान के लड़ाई में देखा था कि पाकिस्तान ने एक साथ 400-500 ड्रोन से हमला किया था। अब वो सारे ड्रोन भारतीय जो रक्षा नीति ने है, उसने उनको विफल कर दिया। वो कोई बहुत नुकसान नहीं पहुंचा पाए। लेकिन ये माना जा रहा है कि चूंकि ड्रोन बहुत सस्ते हथियार होते हैं और अगर ड्रोन के ज़रिए युद्ध लड़ा जाता है और ड्रोन को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि उसमें रिस्क भी पूरी रहती है कि अगर आप ड्रोन को नष्ट नहीं करते हैं तो पता नहीं आपको वो किस तरह का नुकसान पहुंचा दे। तो ड्रोन को उनको नष्ट करने के लिए भारत ने मिसाइलों का इस्तेमाल किया और एक ड्रोन जो 40-50 हज़ार का है, उसको ख़त्म करने के लिए भारत को करोड़ों की मिसाइलें दागनी पड़ी। तो भारत के लिए ये लड़ाई भी, भले ही उसने सारे ड्रोन नष्ट कर दिए हों, लेकिन जो आर्थिक रूप से है वो नुकसानदेह साबित होती है। तो हमने देखा है कि पुलवामा का जो अटैक हुआ था, या जो भी आतंकवादी घटनाएं भारत में अभी हाल में हुई हैं, उनमें पाकिस्तान किस किस तरह की रणनीति का इस्तेमाल कर रहा है, कौन कौन सी स्ट्रेटजी अपना रहा है। उनमें से पुलवामा में एक थी कि बारूद से भरा ट्रक, RDX से भरा एक ट्रक टकरा दिया, उसने विस्फोट कर दिया सैनिक विमान के सामने, और हमारे एक साथ 40 के आसपास जो सैनिक थे, वो CRPF के जवान थे, वो उसमें शहीद हो गए। इसके अलावा दूसरे जगहों पर जो वो सेना पर हमला करते हैं, उड़ी के या पठानकोट के बेस पर हमला किया, एक वो स्ट्रेटजी है। लेकिन अगर इस पूरी स्ट्रेटजी में उसने ड्रोन को शामिल कर लिया, तब क्या होगा? मसलन जैसे यूक्रेन ने क्या किया, उसने अपने ट्रक में लाद कर, कार्गो जो ट्रक होते हैं उनमें एक केस बनाया लकड़ी का, उसमें ड्रोन रखा और सबसे जो बेसेस हैं रूसी सेना के, उनके बहुत करीब ले जाकर और वहाँ से ड्रोन का हमला किया। और करीब का ड्रोन हमला करने की वजह से उसको सही समय पर रूसी जो
सिस्टम है वो डिटेक्ट नहीं कर पाए और हमला कामयाब रहा, और इस तरह से उसने एक पूरे सेना के अभियान को, रूस के, वो बड़ा नुकसान पहुंचाया। तो ये स्ट्रेटजी अगर कोई दूसरा देश भी अपनाता है, मान लीजिए पाकिस्तान आजमाता है, या ये तो दुनिया भर के लिए सबक है, दुनिया भर को उससे एक नई राह मिल गई है हमला करने की। भारत भी ये कर सकता है, दूसरे देश भी कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ा ख़तरनाक खेल शुरू हो गया है कि आप किसी दूसरे देश में एक किसी ट्रक के ज़रिए ड्रोन को पहुंचाइए, उनके सैनिक बेस जो अड्डे हैं उनके आसपास से वार कीजिए और एक बड़ा नुकसान अपने शत्रु को पहुंचा सकते हैं। तो इस नए वारफेयर के लिए अब सारे देशों को तैयार होना पड़ेगा, और भारत को ख़ास तौर पर तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि भारत उस तरह से आक्रामक देश नहीं है, भारत उस तरह से हमलावर देश नहीं माना जाता है। उस पर जब कोई हमला होता है तो जवाबी हमले के रूप में वो ये काम करता है। लेकिन चूंकि ये जंग हाल में हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, और अब ये लगभग तय है कि पाकिस्तान ने हमारे कई विमानों को नष्ट किया है, और वो भी चीन के मदद से, और उसके पास तुर्की के जो बहुत ही आधुनिक ड्रोन माने जाते हैं वो उसके पास हैं। तो इस वजह से आप देखिए कि इसका क्या उसको एडवांटेज है इस पूरे युद्ध क्षेत्र में। इसलिए ये बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है हमारे रक्षा रणनीतिकारों को, हमारी सेना को, हमारी सरकार को, कि अब जो नया वॉरफेयर बन गया है, जो ड्रोन के हवाले से हो रहा है, ड्रोन जो बहुत ही सस्ती कीमत में आते हैं और जो दुश्मन का बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं, उस वारफेयर के लिए अपनों को, अब खुद को कैसे तैयार करें। और ड्रोन भी बहुत ही आधुनिक किस्म के ड्रोन जो इस तरह की युद्ध में कारगर साबित होते हैं। FPV कहते हैं इनको, जिसमें फर्स्ट पर्सन व्यू, आप उसमें कैमरे लगे होते हैं और आप बाकायदा मॉनिटर करते हैं ड्रोन को, और वो आप जानते हैं कि ड्रोन को चलाने के लिए किसी आदमी की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही उड़कर जाता है और विस्फोट करता है। तो ये जो ये जन हानि भी नहीं होती, आपके सेना की भी हानि नहीं होती। अब अगर विमानों से आप लड़ते हैं तो आपके पायलट मारे जाते हैं, कई बार पकड़े जाते हैं, उस तरह के उसमें जोखिम होते हैं। लेकिन यूक्रेन ने जो एक मेजर अचीवमेंट इसके ज़रिए की है, ये दुनिया भर के युद्ध कौशल के लिए एक नई चीज़ है। ये एक हिस्ट्री बनाने वाली बात जो कही है जेलेंस्की ने, कि जब भी युद्धों का जिक्र होगा तो यूक्रेन के इस ड्रोन हमले को ज़रूर याद किया जाएगा। और एक तरह से इसको टर्निंग पॉइंट के तौर पर आप देख सकते हैं। दुनिया भर के जो युद्ध हुए हैं, हो रहे हैं, आगे होंगे, उनके लिए। हालांकि ये जब यूक्रेन वॉर शुरू हुई थी उसी समय ये जाहिर होने लगा था कि ड्रोन का उपयोग किस तरह से हो सकता है, और जो यूक्रेन की रणनीति है उसमें ड्रोन एक बहुत शक्तिशाली हथियार के रूप में आया था, और जवाब में रूस ने भी यही किया था। आपको याद होगा कि यूक्रेन ने एक बार मॉस्को तक अपने ड्रोन पहुंचा दिए थे और राष्ट्रपति पुतिन की हत्या करने की भी कोशिश की थी। अब इसको रूस के नज़रिए से भी देख लें। रूस कह रहा है कि हमारा उतना नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन उसने भी स्वीकार तो कर ही लिया है कि इस हमले में उसका भारी नुकसान हुआ है, और ये नुकसान हो सकता है कि यूक्रेन इसका जवाब और बड़े हमले से दें। हालांकि ये मानना पड़ेगा कि इसकी एक चेतावनी उनको 2022 में ही मिल गई थी, जब क्राइमिया के एक पुल को इसी तरह की रणनीति अपनाकर यूक्रेन ने उड़ाया था। यानी उसी तरह से कार्गो ट्रक का इस्तेमाल करके पास जाकर ड्रोन हमले से उसे उड़ा दिया था। तो वो पहला ये प्रयोग था यूक्रेन की ओर से जब उसने इस तरह से किया। इस बार तो उसने बहुत भीतर वाले इलाके में, मतलब साइबेरिया जो 4000 किलोमीटर दूर है यूक्रेन से, वो वहाँ स्थित अड्डे तक अपने कार्गो ट्रक को ले गया, और वहाँ उसने ड्रोन के हमले के ज़रिए उस सैनिक अड्डे पर हमला किया और रूस के युद्धक विमानों को नुकसान भी पहुंचाया। हालांकि इस वारफेयर में या ड्रोन हमले में और भी कई चीज़ें इस्तेमाल की गई, यानी एक तरह से फोर्स किया गया लगातार रूसी फौजों को कि वो अपने युद्धक विमान किसी खास अड्डे पर ले जाएं।
इस तरह से, और रूस समझ नहीं पाया। वहाँ जाकर जब ये युद्धक विमान इकट्ठे हो गए तब यूक्रेन ने ड्रोन से हमला करके एक झटके में उसके 30-40 जितने भी विमान थे उनको नष्ट कर दिया। तो ये एक चेतावनी के तौर पर, लेकिन यूक्रेन के इस हमले के बाद अब रूस का जवाबी हमला क्या होगा ये देखने की बात है। एक तरफ तो बात ये हो रही थी कि दोनों के बीच सुलह होगी, युद्ध विराम होगा। हालांकि पुतिन ने ही ये युद्ध विराम का जो प्रस्ताव है उसको लगातार डिले किया है। 2-2.5 महीने पहले ही ये युद्ध विराम हो जाना चाहिए था, लेकिन शायद रूस की रणनीति ये रही होगी कि जितना ज़्यादा कब्जा कर सको यूक्रेन पर कर लो, क्योंकि उसके बाद जो तय होगा उस आधार पर तय होगा कि आपके पास जितनी ज़मीन है आप अपने पास रखिए। ये शर्त है पुतिन की। इसको ज़ेलेंस्की ने स्वीकार नहीं किया है, यूक्रेन ने स्वीकार नहीं किया है, लेकिन ये एक तरह से ट्रंप भी कह चुके थे कि अब जो सीमा रेखाएं बन गई हैं उनको बदलना संभव नहीं होगा। तो रूस उस स्थिति को निर्मित कर देना चाहता था कि यूक्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा तबाह कर दे और उसके ज़्यादा से ज़्यादा भूभाग पर कब्जा कर ले। और इसीलिए जब उसने इस्तांबुल में जो युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा शर्तों के साथ, उनमें एक शर्त ये भी थी कि जितनी ज़मीन उसके कब्जे में उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। दूसरा ये था कि यूक्रेन पश्चिमी ताकतों के साथ कोई किसी तरह का जो युद्ध संबंधी है तालमेल नहीं रखेगा, उनकी मदद नहीं करेगा, उनसे मदद नहीं लेगा। तो इस तरह की चीज़ें वो कर रहा था। और लेकिन अब इस हमले के बाद उसका रवैया क्या रहेगा? क्या वो सचमुच में युद्ध विराम के प्रति कठोर हो जाएगा या नरम रुख अख्तियार करेगा इस नुकसान के बाद? जो पुतिन का रवैया रहा है, जिस तरह से पुतिन काम करते रहे हैं, वो इस हमले के बाद शांत होने वाले नहीं हैं, और न ही रूस शांत होने वाला है, क्योंकि इस झटके के बाद अगर वो युद्ध विराम के लिए तैयार होता है तो एक तरह से उसकी हार मानी जाएगी और वो इसको स्वीकार नहीं करेंगे। वो उस समय युद्ध विराम के लिए राजी होंगे, उस समय किसी संधि समझौते के लिए राजी होंगे जब उनका अपर हैंड होगा, और वो अपर हैंड हासिल करने की कोशिश अब अगले कुछ दिनों में करेंगे। दूसरी बात यह है कि यूक्रेन ने यह बड़ा हमला ज़रूर कर लिया है और नुकसान भी रूस को काफ़ी पहुंचा दिया, लेकिन उसके पास और कुछ निगोशिएशन के लिए कुछ है नहीं, बार्गेनिंग के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि लगातार पिछले 3 सालों से वो जंग में नुकसान ही उठाता रहा है। और अब तो अमेरिका ने एक तरह से अपनी मदद बंद कर दी है। यूरोप भी उस मदद की भरपाई करने की स्थिति में नहीं है, इस वार को लंबा खींच के ले जाने की स्थिति में नहीं है। तो यूक्रेन की स्थिति इस उपलब्धि के बाद कोई बहुत मजबूत हो जाएगी ऐसा मानना ठीक नहीं होगा। उसकी सेना का मनोबल बढ़ सकता है, लेकिन आपको हम बता दें कि यूक्रेन की जो कमज़ोर स्थिति है वो केवल इस वजह से नहीं है कि उसके पास अब हथियारों या मदद की कमी हो रही है, बल्कि उसके जो सैनिक हैं वो छोड़ कर जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि 30 से 40% जो सैनिक हैं वो उसके पास कम हो गए हैं, डिज़र्ट कर रहे हैं सेना को। तो अब उसके पास लड़ने के लिए मैन पावर भी नहीं है। तो यूक्रेन चौतरफा संकटों से घिरा हुआ है और ये उसकी ज़रूरत है कि जितनी जल्दी हो सके वो समझौता कर ले, युद्ध विराम कर ले और रूस के साथ अपने संबंधों को बदल ले, या पश्चिम का मोहरा बनने के बजाय अब अपने को थोड़ा स्वतंत्र रखे और ऐसा कुछ ना करे जिससे रूस के साथ उसकी जो शत्रुता है वो फिर बढ़े। तो यूक्रेन की स्थिति इस युद्ध के बाद इस हमले के बाद बेहतर नहीं होने वाली है, लेकिन मूल सवाल वही है कि ऑपरेशन स्पाइडर वेब ने, ऑपरेशन मकर जाल ने अब वारफेयर को कितना बदल दिया है और भारत के लिए ये कितना बड़ा संदेश है अपनी युद्ध की तैयारियों के संबंध में। अब अगर उसका फोकस महंगे विमानों की ख़रीदारी पर ही रहा और अगर युद्ध की रणनीति बदल चुकी है, अब ड्रोन हमले से लड़ाई लड़ी जानी है, तो खर्च बढ़ेगा, रक्षा खर्च बढ़ेगा, लेकिन उपलब्धियां कम रहेंगी। और पाकिस्तान कम खर्चे में अगर इस तरह की रणनीति अपनाता है तो भारत को नुकसान ज़्यादा पहुंचा सकता है
और ये उसके लिए मुफीद भी होगी, क्योंकि उसके पास बजट भी नहीं है, पैसा भी उतना नहीं है, और चीन बेशक उस पर मेहरबान है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है कि कब तक कितना मेहरबानी वो करेगा। इसलिए पाकिस्तान के लिए तो ये कहना चाहिए बिन मांगी मुराद है कि ये ड्रोन वारफेयर में अगर वो एक्सपर्टीज़ हासिल कर ले तो कम खर्च में वो लंबी जंग लड़ सकता है। और भारत के लिए अब इस जंग से लड़ने के लिए, निपटने के लिए और अपने को खुद तैयार करने के लिए, क्योंकि भारत की शत्रुता केवल पाकिस्तान से तो है नहीं, चीन से भी उसको सावधान रहना, उसके बरक्स भी उसको अपनी युद्ध की तैयारियां करनी है। तो कुल मिलाकर ये कि यूक्रेन वार को भारत को अपने नज़रिए से अब देखना चाहिए, उसका आकलन करना चाहिए, ख़ासतौर से इस यूक्रेन के इस हमले के बाद, और अपनी स्ट्रेटजी को नए ढंग से बनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।